गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का जो पार्ट हमारा चैप्टर 4 था उसका पार्ट 3। ठीक है, भूगोल का आज हम चैप्टर 4 का पार्ट 3 पढ़ेंगे और पार्ट 3 में हम कुछ क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने विस्तार पूर्वक इस चैप्टर को पढ़ लिया था। अब इसी से संबंधित को जो छोटे छोटे से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर हम अगले चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है उसका अध्ययन करेंगे, खनिज। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को आज फिनिश करते हैं, पढ़ते हैं इसको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है खरीफ तथा रबी की फसलों में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, खरीफ और रबी की फसल में आपको विस्तार से पढ़ाया गया था ये किस किस महीने में बोई जाती है और किस तरह की फसलें इसमें आती हैं इसके अंतर्गत। अब इन्हीं के बीच में हमें अंतर स्पष्ट करना है, तो प्रश्न ले लिया गया है, वैसे आपको विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा दिया गया है। चलिए हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है खरीफ तथा रबी की फसलों में अंतर स्पष्ट करना है। तो अंतर में पहली चीज हम ले लेते हैं कि जो खरीफ की फसल होती है वो किस ऋतु में बोई जाती है। तो जो खरीफ की फसल होती है वो बोई जाती है वर्षा ऋतु में। किस ऋतु में बोई जाती है? वर्षा ऋतु में। और जो रबी की फसल होती है वो किस ऋतु में बोई जाती है? तो वो बोई जाती है शरद ऋतु में। ठीक है, तो ये इनके बीच में जो है पहला अंतर हो गया कि खरीफ की फसल जो होती है वर्षा ऋतु में बोई जाती है, आरंभ में वर्षा ऋतु के, और रबी की जो फसल होती है वो शरद ऋतु में बोई जाती है। दूसरे अगर अंतर की बात करते हैं तो बीजों को जून या जुलाई में बोया जाता है। खरीफ की फसल में जो होता है तो बीजों को जून या जुलाई में बोया जाता है। ठीक है, और यहीं पे अगर बात करें हम रबी की फसल की, तो जो रबी की फसल है उसमें बीजों को अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है। जो खरीफ की फसल होती है वो क्या होता है, सितंबर और अक्टूबर में ये फसल काट ली जाती है। ठीक है, मतलब फसलों को पहले बोया जाता है जून जुलाई में, और फिर खरीफ की फसल में जो होती है हमारी फसल उसे सितंबर और अक्टूबर से बीज के जो समय होता है सितंबर अक्टूबर में, इस टाइम पे इसको काट लिया जाता है। लेकिन जो हम अक्टूबर और नवंबर में रबी की फसल बोते हैं उसको काटा जाता है अप्रैल मई के मध्य। ठीक है, तो अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट हमारा 4 एंड लास्ट। देखिए खरीफ की फसलें जो होती हैं वो मानसून पर ज्यादा निर्भर करती हैं। ठीक है, किस पर निर्भर करती हैं? जो खरीफ की फसलें होती हैं वो मानसून पर ज्यादा निर्भर करती हैं, मतलब मानसून पर ही निर्भर करती हैं जो खरीफ की फसलें होती हैं। अगर वहीं पर रबी की फसल की बात कर लेते हैं तो रबी की फसल होती है वो अवमृदा की नमी पर निर्भर करती है। ठीक है, वो क्या होती है, मृदा की, अवमृदा की जो नमी होती है उस पर निर्भर करती है। तो ये हमारा था पहला नंबर क्वेश्चन, जो कुछ मुख्य अंतर थे उनके बारे में आपको बढ़ाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट था उसी को 5 नंबर भी अंतर है और 6 नंबर है, इन दोनों को भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए भारत में खरीफ के अंतर्गत क्षेत्र जो होता है वो अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। जो खरीफ की फसल होती है मतलब उसमें अपेक्षाकृत अधिक जो क्षेत्रफल वो पाया जाता है, और रबी की फसल के अंतर्गत देखें तो क्षेत्र इसमें कम पाया जाता है। क्षेत्र क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। अगर यही की बात करें कि प्रमुख खरीफ फसलें कौन कौन सी हैं, तो प्रमुख खरीफ फसलें हैं कौन सी? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंग, उड़द, ये आदि कैसी फसलें हैं? खरीफ की फसलें। तो ये भी हम अंतर में लिख सकते हैं। दूसरी गेहूं, जौ, चना, तिलहन, मटर व अरहर आदि रबी की फसलें हैं। ठीक है, तो हम इसको भी अंतर में ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये 6 पॉइंट थे जो अंतर में थे, दिखाने थे। हमारा पहला क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 में बोला गया है कि भारतीय किसानों द्वारा कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाने के लिए
क्या उपाय करने आवश्यक हैं। मतलब भारतीय किसानों के द्वारा जो कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना चाहिए उसके लिए उनको क्या उपाय करना आवश्यक है। तो देखिए भारतीय किसानों द्वारा कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। पहला उपाय क्या करना चाहिए कि पहला उपाय करना चाहिए जीन क्रांति या जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाए। ठीक है, पहला जो पॉइंट है किस तरह की क्रांति का प्रयोग किया जाए, तो जीन क्रांति अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग का उसमें खेती में प्रयोग किया जाए। दूसरा कार्बनिक कृषि को अपनाना चाहिए, मतलब कार्बनिक कृषि को अपनाना आवश्यक है क्योंकि इसका पर्यावरण पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हमें कार्बनिक कृषि को ही अपनाना चाहिए क्योंकि इसका जो प्रभाव होता है पर्यावरण पर वो बुरा नहीं पड़ता है। तीसरी चीज यहीं पे बोली गई है कि किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए, खाद्यान्नों के स्थान पर कुछ कीमती फसलें भी मतलब उगानी चाहिए, मतलब फिर कुछ ऋतुओं में परिवर्तन करना चाहिए, मतलब कुछ मतलब फसलों में परिवर्तन करना चाहिए बोने में। ठीक है, जैसे हम कुछ खाद्यान्न ही उगाते हैं उसमें फसलें, उसमें कुछ कीमती फसलें भी उगाने लगे, जैसे कपास है। ठीक है, और कपास के अलावा गन्ना है। ठीक है, ये सब कीमती फसलों के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरह से भी फसलें हमको उगानी चाहिए, इससे आय में वृद्धि होगी और पर्यावरण में सुधार भी आएगा। ठीक है, तो मतलब उन फसलों के अलावा खाद्यान्नों के अलावा और भी फसलें इसमें उगानी चाहिए। चौथी बात कि फलों और औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों, फूलों और सब्जियों को भी उगाना चाहिए। हमें इसमें फलों को भी, औषधीय पौधों को भी, बायोडीजल फसलों को भी, फूलों और सब्जियों को भी उगाना चाहिए। अब देखिए बात करें 5वें नंबर की, तो भारत में जलवायु विविधता का उपयोग विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर किया जाए। भारत में जलवायु विविधता का प्रयोग जो करा जाए, मतलब उपयोग किया जाए, वो विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर ही किया जाए। इस तरह की भारत की जलवायु विविधता दिखानी चाहिए कि उसमें हम विभिन्न प्रकार की, जो भारत में जलवायु है उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की उसमें कीमती फसलें उगाएं। हम क्या करते हैं, जिसमें कीमती फसलें, जो महंगी फसलें होती हैं उनको उगाना चाहिए। देखिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये था 2 नंबर, वो कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर। देखिए कुछ यहीं पे हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात कर लेते हैं। हमने दीर्घ उत्तरीय अभी प्रश्न पढ़े, लघु उत्तरीय प्रश्न में जो पहला क्वेश्चन है ये भी आपको पढ़ा दिया गया था, उसे विस्तार पूर्वक। गहन जीविका कृषि को संक्षेप में समझाना है। गहन जीविका कृषि क्या होती है, उसके अंतर्गत क्या होता है, उसे बताना है। तो देखिए अगर पहले पॉइंट की बात करें तो गहन जीविका कृषि श्रम गहन खेती है। ठीक है, जो गहन जीविका कृषि है वो श्रम गहन खेती है, जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। गहन जीविका कृषि की बात करें तो गहन जीविका कृषि श्रम गहन खेती है, यहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। ठीक है, जो गहन खेती कृषि है ये वहां पर की जाती है जहां पे जनसंख्या का दबाव क्या होता है, अधिक होता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो इस प्रकार की कृषि के लिए भू स्वामित्व में विरासत का अधिकार उत्तरदायी है। इस प्रकार की जो कृषि होती है इसमें भू स्वामित्व में क्या होता है, विरासत का अधिकार उत्तरदायी है, जिसके कारण भूमि विभाजन से पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। किसानों के पास वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण वे सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने का प्रयत्न करते हैं, जिससे भूमि पर क्या होता है, अधिक दबाव पड़ता है। ठीक है, चलिए तो ये है गहन खेती
राशि। चलिए अब हम लघु उत्तरी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि दो प्राकृतिक और दो मानवीय कारक को आपको समझाना है। दो प्राकृतिक और दो मानवीय कारक के बारे में आपको समझाना है। दो प्राकृतिक और दो मानवीय कारणों को लिखना है जिनसे मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है, हानि होती है, ह्रास होता है। ठीक है, उसके बारे में आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, 2 प्राकृतिक कारण और 2 मानवीय कारण। पहले हम प्राकृतिक कारणों की बात कर लेते हैं। तो प्राकृतिक कारणों से मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास निम्न प्रकार होता है। पहले बात करें तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वो क्या हो जाती है, प्राकृतिक जो मिट्टी होती है हमारी, ठीक है, प्राकृतिक कारण की हम पहली बात कर रहे हैं। तो जो पहला स्टेप इसमें पहला नंबर बताया गया है कि जो अधिक वर्षा जहां पर होती है उन क्षेत्रों में जो ऊपर की मिट्टी होती है वो बह जाती है, जिससे मिट्टी उर्वरा शक्ति जो मिट्टी की होती है वो काफी कम हो जाती है। ये पहला प्राकृतिक कारण है मृदा की उर्वरा शक्ति के ह्रास का। दूसरा कारण पढ़ते हैं। तो दूसरा कारण है कि मरुस्थलीय प्रदेश की बालू उल ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश की बालू जो होती है वो उड़कर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। मानवीय कारण से अगर बात करें तो मानवीय कारणों से जो मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास वो भी 2 निम्न कारणों से होता है। पहला देख लीजिए, खेतों में बार बार एक ही फसल अगर बोई जाए तो एक ही फसल बोने से मृदा की उर्वरा शक्ति में कमी आ जाती है। दूसरे अगर पॉइंट की यहीं पे बात करें मानवीय कारण की, तो देख लीजिए मरुस्थलीय भागों में नहरों द्वारा सिंचित भूमि में क्षारीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर हम नहरों द्वारा जो सिंचित भूमि होती है वहां पे क्षारीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को क्या कर देती है, काफी कम कर देती है। तो ये 2 मानवीय कारण थे, ऊपर हमने 2 प्राकृतिक कारण पढ़ लिए। एक क्वेश्चन यहीं पे थर्ड हमारा जो होता है क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, आप नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप 3 डाल दीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखना है। किस तरह से जो भारतीय कृषि है उसका वैश्वीकरण हो रहा है, किस तरह से वैश्वीकरण किया जा रहा है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो देखिए वैश्वीकरण और भारतीय कृषि पर हम इसके प्रभाव की बात करते हैं। यहाँ पे बड़ा की मात्रा लगा दीजिएगा, प्रभाव लिख लीजिएगा। देखिए अगर प्रभाव की बात करते हैं तो देखिए विश्वव्यापीकरण, ठीक है, यहाँ पे करण लिख लीजिएगा। तो विश्वव्यापीकरण का अर्थ है कि किसी उत्पाद का विश्व के देशों के सामने प्रदर्शन करना, ठीक है, किसी उत्पाद का विश्व के देशों के सामने प्रदर्शन करना, जिससे कि विश्व बाजार में यह प्रतिस्पर्धा हो सके। इसके अंतर्गत नंबर 1 व्यापार अवरोधकों को कम किया जाता है। दूसरी बात, विभिन्न देशों के बीच पूंजी के स्वतंत्र प्रवाह को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, विभिन्न देशों के बीच पूंजी के स्वतंत्र प्रवाह को भी बढ़ावा दिया जाता है। तीसरा, तकनीकी के स्वतंत्र प्रवाह को भी बढ़ावा दिया जाता है, तकनीकी के स्वतंत्र प्रवाह को भी इसमें बढ़ावा दिया जाता है। चौथा, विश्व के विभिन्न देशों में श्रमिकों की स्वतंत्र गति भी स्थापित की जाती है। ये सब विश्वव्यापीकरण से औद्योगिक व तकनीकी दृष्टि से अग्रणी देशों को लाभदायक स्थिति में रखा जाता है, ठीक है। इसने क्या किया है, विश्व में जो औद्योगिक और तकनीकी दृष्टि से जो अग्रणी आगे देश हैं उनकी लाभदायक स्थिति को रखा गया है। तो देखिए विश्व में प्रतिस्पर्धा हेतु हमें निम्नलिखित बिंदुओं
पर ध्यान देना चाहिए। चलिए उन बिंदुओं को देख लेते हैं कि कौन से बिंदु हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम विश्व में देखिए विश्व में हमें प्रतिस्पर्धा रखने के लिए किन बातों पर ध्यान देना होगा। तो पहला पॉइंट है, सबसे पहला ध्यान हमें देना होगा अनुकूल जलवायु व मृदा का और अधिक सदुपयोग किया जाए। दूसरा नंबर, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध सस्ती मानव शक्ति का भी सदुपयोग किया जाए। तीसरा, विकसित औजार व मशीनों का भी प्रयोग किया जाए। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे कि विकसित औजार और मशीनों का भी प्रयोग की जाए। चौथा पॉइंट, विकसित देशों की नवीनतम तकनीक का भी यहाँ पे प्रयोग किया जाए। ठीक है, यहीं पे जो हमारा 5 नंबर है, जीव प्रौद्योगिकी का भी क्या किया जाए, यहाँ पे उपयोग किया जाए। 6 नंबर यहीं पे हमारा कि देश में राष्ट्रीय बाजार का निर्माण किया जाए। 7 नंबर यहीं पे कि सड़क, विद्युत, सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी विकास किया जाए। किसानों और व्यापारियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, वहीं पे हम बात करते हैं तो विश्व व्यापीकरण से किसानों को औद्योगिक वातावरण प्राप्त हुआ है और कृषि को एक उद्योग का भी स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये विश्व व्यापीकरण है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विश्व व्यापीकरण से किसानों को औद्योगिक वातावरण प्राप्त हुआ है और वहीं पर प्राप्त, लिख लीजिएगा सही से, और वहीं कृषि को एक उद्योग का भी स्थान यहाँ पे प्राप्त होता है। तो इसलिए जो विश्व व्यापीकरण है वो क्या था, आवश्यक था। आगे दूसरे हम चलते हैं, अगले लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो चलिए लघु उत्तरीय, देखिए पहला क्वेश्चन यहीं पे हमारा क्या है, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रबी और खरीफ ऋतु की मुख्य फसलों के नाम लिखिए। तो देखिए आपने अभी जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें पढ़ा था कि रबी की फसलें कौन सी होती हैं, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। खरीफ की फसलों के अंतर्गत कौन आती है, तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, मूंगफली आदि। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में कितनी शस्य ऋतुएं हैं। तो भारत में अगर ऋतुओं की बात करें तो भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। कौन कौन सी हैं, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, चलिए वहीं पे हम तीसरे अगर क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन, एक मिनट, देखिए ये भी तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, मोटे अनाजों में कौन से पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। तो मोटे अनाजों में किसकी जो सूक्ष्म जो मात्रा होती है पोषक तत्वों की, किसमें होती है ज्यादा, तो मतलब जो मोटे अनाज जो हैं, तो मोटे अनाजों में कैल्शियम एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, कैल्शियम और जो अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं मोटे अनाजों में। अगर वहीं पे ये काट दीजिएगा, ठीक है, आगे वहीं पे बात करें तो देखिए यहीं पे पूछा गया है कि एक पेय पदार्थ की फसल बताइए। तो चाय, इसको आपको विस्तार में अध्ययन करके बताया गया था चाय के बारे में, जो आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया था। तो अगर यहीं पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ ले कि एक पेय पदार्थ की जो फसल है उसे लिखिए, उसका नाम लिखिए, उसके बारे में विस्तार से बताइए, तो आप बता सकते हो। ठीक है, ये आपको क्योंकि पिछली क्लास में पढ़ाया गया था। चलिए यहीं पे हम अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, चाय के क्षेत्र में भारत का क्या स्थान है। तो भारत विश्व का अग्रणी मतलब आगे है सबसे, चाय उत्पादक और चाय निर्यातक देश है। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक और निर्यातक देश है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर यहीं पे बात करें तो भूदान ग्रामदान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो भूदान ग्रामदान जो था वो विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये भी हमने विस्तार से अध्ययन किया था इसके बारे में। भूदान जो ग्रामदान आंदोलन को कौन सी क्रांति कहा जाता है, ये क्वेश्चन अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन जो है हमारा कि भूदान ग्रामदान को क्या कहा जाता है। तो भूदान ग्रामदान को रक्तहीन क्रांति कहा जाता
है। जो क्रांति को क्या कहा जाता है, तो इसे एक रक्तहीन क्रांति नाम दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, बर्तन दहन प्रणाली, शायद ये कर्तन वहां पे लिखा था, ठीक है। तो बर्तन दहन प्रणाली कृषि में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो बर्तन दहन प्रणाली के अंतर्गत अगर बात करें, यहाँ वहां पे ये कर्तन नाम से था, ठीक है। तो कर्तन दहन प्रणाली कृषि में मक्का और सब्जियां उगाई जाती हैं। क्या उगाई जाती हैं, कर्तन दहन प्रणाली में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो कर्तन दहन प्रणाली में मक्का और सब्जियां उगाई जाती हैं। देखिए हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे वो क्या होते हैं, यहीं से कंप्लीट होते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होती है वहीं से ये फिनिश होती है। यहीं से अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे, खनिज के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम पहले हम उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे और फिर उसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए हमारी जो क्लास होती है यहीं से होती है आज की फिनिश।